जय जगन्नाथ दोस्तों मैं आज भारत के एक ऐसे धाम की बात करने वाला हूँ जो पिछले भारत में हुए हजारों साल के जो आक्रमण हुए और उसमें जो लाखों मंदिर को तोड़ दिया गया और उसमें से एक ऐसा मंदिर जिसका एक ईंट तक भी बाहर के आक्रमणकारियों ने उखाड़ नहीं पाया, वैसा मंदिर भगवान जगन्नाथ का मंदिर, गरीबों के भगवान जगन्नाथ, जहाँ हर साल देश विदेश से करोड़ों लोग दर्शन करने के लिए भगवान जगन्नाथ के मंदिर दर्शन करने के लिए आते हैं। पूरी देश दुनिया में भगवान जगन्नाथ का मंदिर फैला हुआ है और जहाँ पूरी दुनिया में पूरी का रथ यात्रा पूरी दुनिया में फेमस है और वहीं से सीख करके पूरी दुनिया में रथ यात्राएं निकाली जाती हैं। तो ऐसे भगवान जगन्नाथ का मंदिर के बारे में आपको बात करने वाला हूँ। दोस्तों, भगवान जगन्नाथ का मंदिर तो लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करके तो चले जाते हैं, लेकिन बाकी जो बहुत सुंदर सुंदर वहाँ जगह हैं उसको भूल जाते हैं, एक अच्छा प्लान नहीं होने के कारण से। कुछ लोग तो अब दोस्तों अपना टूर पैकेज बुक करके आते हैं जो कि काफ़ी महंगा पड़ता है, तो सभी के लिए किफ़ायती नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा टूर पैकेज बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आप अपना पैसा भी बचा सकते हैं और किसी भी टूर पैकेज की लेने की आवश्यकता नहीं है। तो आज मैं एक शॉर्ट आइटनरी 2 रात 3 दिन में पुरी और भुवनेश्वर की टूर की बात करने वाला हूं। तमाम बारीकियों से चर्चा करने वाला हूं और आपको बताने वाला हूं कि क्या पुरी आने से पहले क्या क्या करना है और पुरी आने के बाद पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन किस तरह का प्लान रखना है, गाड़ी कहाँ से बुक करना है, होटल कहाँ से बुक करना है और आपको घूमने का प्लान कैसा रखना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि भारत के आप किसी भी कोने से पुरी आना चाहते हैं तो पुरी एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहां पर पूरे भारत से लगभग ट्रेन की सुविधाएं उपलब्ध है। और यदि पुरी की ट्रेन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं दोस्तों, तो उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, वहाँ की ट्रेन इजीली सभी जगह से उपलब्ध है। तो ट्रेन से आना चाहते हैं तो डायरेक्ट पुरी तक का आप टिकट करा सकते हैं, या तो फिर आप भुवनेश्वर तक का भी टिकट करा लीजिए। फ़्लाइट से आना चाहते हैं तो भुवनेश्वर तक फ़्लाइट इजीली अवेलेबल है और भुवनेश्वर से जो पुरी की दूरी है वो 70 किलोमीटर मात्र है, तो वहाँ से इजीली आपको कैब उपलब्ध हो जाने वाला है। तो दोस्तों, आने से पहले क्या क्या तैयारी करना है दोस्तों, यदि अक्टूबर से मार्च के बीच में आप पुरी आ रहे हैं तो इस समय पुरी के लिए बहुत पीक सीजन का समय होता है। तो इसमें आपको सबसे पहले अपना ट्रेन टिकट या फ़्लाइट टिकट पहले बुक करके रख लेना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको होटल बुक कर लेना है। और होटल कहाँ बुक करना है, तो होटल आपको समुंदर किनारे बुक करना है, क्योंकि मंदिर आप एक बार जाएंगे लेकिन समुंदर किनारे हमेशा रहेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि होटल जो बुक करेंगे वो समुंदर किनारे बुक करना है और वो गोल्ड स्वर्ग द्वार के पास हो, जो टॉप प्राइम लोकेशन है पुरी का, या तो फिर सिटी रोड के पास हो। इन्हीं दोनों लोकेशनों पर आपको अपना होटल बुक करना है और समुंदर किनारे बुक करना है। एक ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि पुरी में जब कभी भी आप होटल बुक करें तो यदि डायरेक्ट होटल से कांटेक्ट कर रहे हैं तो नंबर को अच्छी तरह से जांच कर लीजिए, क्योंकि पुरी में अधिकतर बहुत सारे जो सस्ते होटल हैं वहाँ पर फ्रॉड लोग अपना नंबर डाले हुए रहते हैं। तो वैसे में आप किसी फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। तो आप कोशिश करें किसी ऑथराइज एजेंसी से ही अपना होटल का बुकिंग करें, या फिर अपने से ही सेल्फ बुकिंग करते हैं तो अच्छी तरह से वेरीफाई करके ही अपना होटल बुकिंग करें, नहीं तो फ्रॉड का भी शिकार हो सकते हैं। पुरी जब आ रहे हैं तो आपको कपड़ा अपने साथ लिमिटेड रहना है, क्योंकि यदि आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जब कभी भी आ रहे हो तो पुरी में ठंड के समय भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होता है, तो गर्म कपड़े आपको नहीं लाना है। दूसरा है दोस्तों कि जो जगन्नाथ मंदिर है वहाँ ड्रेस कोड कोई बहुत अनिवार्य ड्रेस कोड नहीं होता है, लेकिन शालीन कपड़ा होना बहुत आवश्यक होता है। तो जो लड़के हैं वो अपना शर्ट पैंट कुर्ता रखें, लेकिन जो महिलाएं हैं वो छोटे कपड़ों से बचें और कोशिश करें कि जो भारत की पारंपरिक ड्रेस हैं, कुर्ती है या साड़ी है, इन्हीं पारंपरिक ड्रेसों का ही प्रयोग करें मंदिर जाते समय। और दोस्तों, एक चीज़ और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने साथ छोटा पर्स ज़रूर रखें, ताकि आप मोबाइल और अपना जरूरी जो छोटे छोटे जो सामान होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, घड़ी हुआ, ये सब चीज़ें आप रख सकें, पैसा रख सकें। उसके लिए आप छोटा सा आपको पर्स भी अपने साथ कैरी करके रखना है, ताकि वो आपके कंधों से लटका रहे, ये चोरी ना हो। इसलिए जब निकल जाएं तो आपको अपने साथ, यदि ट्रेन से आ रहे हैं तो आपको अपने साथ स्लीपर भी, एक चप्पल भी रखना है, ताकि ट्रेन में आपको सुविधाजनक रखे। और दूसरा चीज़ दोस्तों, यदि सिर्फ आप ऑनलाइन पेमेंट के भरोसे नहीं रहें, बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं ट्रेन में और बहुत सारे ऐसे ऑटो वाले, टैक्सी वाले भी होते हैं जो कि ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आपको कैश भी कैरी करके रखना है। दोस्तों, पूरा धार्मिक स्थल है तो और यहाँ पर बहुत सारे एटीएम भी होते हैं, लेकिन फिर भी एटीएमों में कैश हमेशा पर्याप्त नहीं होता है, तो अपने घर से भी आपको
कैश कैरी करके आना है। दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कि अपने साथ आईडी कार्ड कभी नहीं भूलना है। यदि आप अपने आईडी कार्ड अपना भूल गए तो आपको परेशानी होगी। तो कम से कम मोबाइल में या तो हार्ड कॉपी अपने साथ आईडी कार्ड रखें, नहीं तो किसी भी होटल में आपको चेक इन नहीं मिलने वाला है, बुरे फंस सकते हैं। पहला दिन आपको क्या करना है, जब आप पुरी पहुंच जाइए, भुवनेश्वर पहुंच जाए, तो वहां से जो कैब लेने के बाद पुरी आना है। आपको ये भी बता दूं कि पुरी में शहर के अंदर ओला उबर की अनुमति नहीं होती है, तो यहाँ पर आपको ओला उबर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है कि स्टेशन के बाहर आपको टैक्सी मिल जाएगी, टैक्सी से अपना होटल तक पहुँच सकते हैं। दोस्तों जब होटल पहुँच जाए तो होटल का चेक इन और चेकआउट टाइमिंग यहाँ पुरी में जो होता है वो सुबह 8 बजे का चेकआउट होता है, 9 बजे का चेक इन होता है। तो इसको भी अपने माइंड में आपको सेट करके रखना है। उसी के हिसाब से अपना ट्रेन टिकट आपको बनाना है ताकि चेक इन चेकआउट में आपको कोई असुविधा ना हो। 2 रात 3 दिनों के प्लान में आपको बहुत सोच विचार के आपको ये प्लान अपना सेट करना है कि पहला दिन क्या प्लान करना है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो पहला बेस्ट जो आइटनरी होगा, जो अच्छे कंपनियाँ जो टूर पैकेजेस बना करके देती हैं, उनके आधार पर सबसे पहला प्रोग्राम ये होता है कि जिस दिन आप पहला दिन पहुँचे उस दिन यदि आपने सुबह पहुंचा है पुरी, तो सबसे पहले आपको होटल चेक इन करना है। और होटल चेक इन करने के बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, और रेस्ट करने के बाद चले जाइए समुंदर किनारे, सी बीच में समुंदर के लहरों का आनंद लेने के लिए, जो कि बहुत अद्भुत होता है और वो बहुत सुंदर होता है। पुरी की लहरें जो कि आनंद आ जाता है नहाने में, और पूरे देश दुनिया से आकर के लोग वहाँ नहाते हैं। तो दोस्तों जब पुरी आप समुंदर में नहाने के लिए जाएँ तो आपको अकेले नहीं जाना है। अकेले दोस्तों क्यों नहीं जाना है, क्योंकि आप जो मोबाइल या पर्स लेकर के जाएंगे वो रखेंगे कहाँ, तो वहाँ रखने की समुंदर किनारे व्यवस्था नहीं होती है। तो अकेले कभी नहीं जाए, बल्कि 2 लोग या 3 लोग मिल करके ही समुंदर किनारे नहाने जाएं। और अपने साथ जो मैंने बताया था कि छोटा वाला पर्स आपको अपने साथ रखना है, तो उसी पर्स को लेकर के समुंदर नहाने के लिए भी जाना है। और जहाँ पर आप नहाएंगे वहाँ पर रेंट में बहुत सारे चेयर मिल जाते हैं, तो आप उसमें पर्स में अपना मोबाइल वगैरह रख करके और एक आदमी उसके साथ कैरी करते हुए नहाने के लिए जा सकते हैं। या फिर आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले हैं या सिंगल हैं या 2 लोग ही हैं और दोनों साथ में ही समुंदर के लहरों का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप ऐसा करें कि जो चेयर वहाँ पर रेंट में मिलते हैं बैठने के लिए, तो उनके पास आप रख सकते हैं। वो सुरक्षित होता है, किसी प्रकार से उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। फिर पास में ही नहाने के लिए चले जाएं। यदि दोस्तों आप सुरक्षा चाहते हैं कि सेफ़ जोन में मैं नहाऊं, जहां सेफ्टी गार्ड वाले लोग भी रहें, समुद्र में किसी प्रकार अनहोनी होने से या डूबने लगूं तो मुझे बचाने के लिए भी लाइफ गार्ड अवेलेबल रहे, तो आपको जाना पड़ेगा उसके लिए ब्लू फ्लैग बीच पे। एंट्री टिकट लगता है एंट्री नहाने के लिए, और वहाँ पर लाइफ गार्ड सेफ गार्ड भी होते हैं। यदि किसी प्रकार से आप समुद्र में डूबने लग जाएं तो वो बचाने के लिए भी आ जाते हैं। और उस बीच के किनारे बहुत सारे वॉशरूम वगैरह, लॉकर्स वगैरह सब कुछ रहता है अवेलेबल। तो यदि आप सेफ़ जोन में नहाना चाहते हैं तो ब्लू फ्लैग बीच चले जाइए, वहाँ सबसे अच्छा बेहतर होगा। तो दोस्तों पहला दिन जब पुरी में समुंदर नहाने के बाद आपको दोस्तों वापस होटल जाना है, और वहाँ पर आपको पहले अपना लंच कर लेना, लंच करके थोड़ा देर रेस्ट कर लेना, और किसी भी हालत में आपको 2 बजे तक होटल फिर से छोड़ देना है और आ जाना है जगन्नाथ मंदिर के लिए। अब जगन्नाथ मंदिर के लिए आएंगे तो आपको टैक्सी वगैरह होटल के आसपास ही बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं, या रोड में आएंगे तो वहाँ भी आपको कार वार, टैक्सी, ऑटो सब कुछ मिल जाते हैं मंदिर जाने के लिए। तो वहाँ से आपको गाड़ी हायर कर लेना है, टैक्सी हायर कर लीजिए। शेयरिंग बेसिस पर भी गाड़ियाँ बहुत इजीली मिल जाती हैं, तो शेयरिंग बेसिस पर गाड़ियाँ ले सकते हैं और मंदिर तक पहुँच जाइए। तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि आपको 2 बजे तक भगवान जगन्नाथ के मंदिर तक पहुंच जाना है। क्योंकि दोस्तों शाम के समय भगवान जगन्नाथ का जो ध्वज है उसको प्रत्येक दिन शाम को बदला जाता है। तो वो ध्वज बदलने का जो प्रक्रिया बहुत अद्भुत होता है कि एक ध्वज लेकर के व्यक्ति बिना किसी सेफ्टी के ही ऊपर तक, भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ऊपर तक पहुंचता है और ध्वज को बदलता है। इसको देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से बहुत काफ़ी भीड़ हो जाता है उस समय। 2 से 3 बजे तक ही भगवान जगन्नाथ का मंदिर आपको एंट्री कर जाना है, ताकि आप ध्वज जो परिवर्तन होने वाला है वो देख सकें। भगवान जगन्नाथ का फिर शाम में ही दर्शन कर लीजिए। पूजा तो जगन्नाथ मंदिर में होती नहीं है, तो आप शाम में ही दर्शन कर लीजिए। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जब भगवान जगन्नाथ मंदिर का दर्शन करने के लिए जब आप निकलेंगे तो आपको एक चीज़ और क्या करना है कि वहाँ पर भगवान जगन्नाथ मंदिर में किसी भी तरह का मोबाइल, कैमरा, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाना प्रतिबंधित होता है।
चप्पल ले जाना प्रतिबंधित होता है, तो ये सब चीज़ें आपको भगवान जगन्नाथ के मंदिर तक ले जाना मना होगा। तो उसके लिए क्या करना है दोस्तों, या तो आप अपने सामान को, मोबाइल को होटल में ही रख सकते हैं, या तो फिर होटल में रखने से बहुत दिक्कत होगा, तो आपको बेहतर ये होगा कि भगवान जगन्नाथ मंदिर के पास जो मंदिर के लॉकर बने हुए हैं, ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, मंदिर के जो लॉकर बने हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, मंदिर के जो लॉकर बने हुए हैं वहीं पर आपको ये सब सारा सामान, अपना मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान या घड़ी, बेल्ट, जूता, चप्पल जो भी आप लेकर के गए हैं उसको मंदिर के ही लॉकर में ही, वहाँ पर ही ये जमा करें। और अपने रूम से ही, अपने घर से ही आप एक बैग लेकर के जाएं, उसमें भर करके आप वहाँ पर जमा कर दें। ये बिल्कुल निःशुल्क होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो शाम के समय आप चले जाइए गोल्डन बीच, और गोल्डन बीच में वहाँ पर उसमें शॉपिंग और मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। शाम के समय बहुत सुंदर लाइटिंग वगैरह होता है। दोस्तों ये पहले दिन का प्लान था, और इस पहले दिन के प्लान के साथ आपको एक काम और भी करना है कि पहला दिन आपको दूसरे दिन के लिए जो कैब बुक कर लेना है, क्योंकि दूसरे दिन आपको जाना है चिल्का लेक। तो जब दोस्तों आप जगन्नाथ मंदिर जाएं या गोल्डन बीच के आसपास जाएं तो वहाँ बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल वाले होते हैं। दूसरा दिन क्या करना है दोस्तों, पहले दिन आपने दूसरे दिन के लिए कैब बुक करना है, और कैब कहाँ के लिए बुक करना है, तो चिल्का लेक के लिए बुक करना है, जो कि डॉल्फिन के लिए फेमस होता है और पुरी से करीब करीब 50 से 70 किलोमीटर दूर होता है। तो उसके चिल्का लेक या सतपाड़ा लेक, दोनों का नाम एक ही सेम ही होता है। और जब आप चिल्का लेक के लिए निकले तो सुबह 7 से 8 के बीच में वहाँ पर निकल जाएं, क्योंकि एक लंबी दूरी तय करना है, फिर सेम डे आपको वहाँ से वापस भी आना है। चिल्का लेक पहुँचेंगे दोस्तों तो वहाँ पर चलते हैं बोटें, जो कि डॉल्फिन दिखाती हैं, और चिल्का लेक के बीच में एक पहाड़ भी होता है जिसको देखने के लिए लोग बीच में बहुत पहुंचते हैं, वहाँ पर उतरते हैं और वहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं, सैर करते हैं। बहुत अच्छा कुछ देखने को वहाँ पर मिलता है। तो वहाँ पर पहुँचिए, 700 से 1000 रुपये के आसपास वो बोट आ जाता है, और बोट बुक करके आप वापस का आनंद लीजिए, डॉल्फिन देखिए। फिर वहाँ से वहीं पर आपको दोस्तों लंच भी कर लेना है, लंच करके फिर वापस आना है होटल, समुंदर किनारे आप बैठिए, डिनर करिए और सो जाइए। लेकिन दोस्तों ये दूसरे दिन भी आपको तीसरे दिन का प्लान करके चलना है, करना कि चिल्का लेक के लिए बुक किए थे उसी तरह से आपको तीसरे दिन के लिए भी कैब बुक कर लेना है। जो कैब आपको चिल्का लेक के लिए किया था उसी से आप बात कर लीजिए पूरी भुवनेश्वर घुमाने के लिए। तीसरा दिन क्या करना है, तीसरा दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तीसरा दिन ही सबसे मेन होता है, और इसी दिन सारा पूरा ट्रिप, पूरा मेन साइट सीन आपको तीसरे दिन होने वाला है। तो तीसरा दिन आपको थोड़ा जल्दी एक्टिव रहना है। तो क्या करना है दोस्तों, दूसरे दिन जिस दिन आप चिल्का लेक गए थे उसी दिन रात को आपको सारा अपना बैग पैक कर लेना है, क्योंकि ये दूसरा रात कंप्लीट होने वाला है, और तीसरे दिन आपको वहाँ से चेकआउट करना है। और तीसरे दिन जब चेकआउट करेंगे दोस्तों, तो तीसरे दिन आपको अर्ली मॉर्निंग चेकआउट करना है। तो अर्ली ब्रेकफास्ट करके सुबह 7 बजे तक आपको होटल को छोड़ देना है, चेकआउट करके आ जाना है भुवनेश्वर के लिए। और दोस्तों कैब आपको ऐसे बुक करना है कि जब भुवनेश्वर के लिए आइए तो वो आपको रास्ते में जो भी साइट सीन पड़ते हैं वो सारा साइट सीन कराते हुए आए। सबसे पहले आपको जाना है चंद्रभागा बीच, जो कि भुवनेश्वर पुरी और भुवनेश्वर के बीच में है। चंद्रभागा बीच बहुत सुंदर बीच है, जो फेमस मंदिर है कोणार्क सूर्य मंदिर, वहाँ उसके किनारे ही पड़ता है। तो चंद्रभागा बीच देखने के बाद आपको आ जाना है दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर आपको 9 बजे तक इंटर कर जाना है। 9 बजे कोणार्क सूर्य मंदिर, 9, 10, 11, 12 बजे तक आप 2 से 3 घंटे तक आप बहुत आराम से वहाँ एक्सप्लोर करिए। कोणार्क का सूर्य मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत भव्य है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने के बाद फिर आपको वहाँ से 12 बजे तक वापस कैब में अपने आ जाना है, और कोणार्क सूर्य मंदिर निकल करके फिर आ जाना है आपको वहाँ से धौलागिरी, उदयगिरी, खंडगिरी, ये सब कभी भी मिस मत करिएगा। और ये देखने के बाद दोस्तों ये 1 घंटा 1.5 घंटा में समाप्त हो जाने वाला है, 2 घंटा तक में। तो और उसके बाद आ जाना है दोस्तों आपको लिंगराज मंदिर 2 बजे तक। तो दोस्तों 12 बजे आपने कोणार्क सूर्य मंदिर छोड़ा, उसके बाद आना आपको धौलागिरी, उदयगिरी, खंडगिरी, ये सब आपको दोस्तों 2 बजे तक कंप्लीट कर लेना है, और बीच में आपको खाना भी खा लेना है। तो ये सबसे बेस्ट प्लान होगा। उसके बाद फिर वहाँ से निकल करके धौलागिरी से निकल करके आ जाना है जो फेमस भुवनेश्वर का जो सबसे सुंदर और बहुत भव्य मंदिर है, जैसे जगन्नाथ मंदिर है पुरी में, ठीक उसी तरह से भुवनेश्वर में एक मंदिर है लिंगराज मंदिर। तो लिंगराज मंदिर को फिर आपको देखना है, और वहाँ तक आपको 3 बजे तक वहाँ पर रुकिए, 2:30 से 3 बजे तक। बहुत सुंदर जगह है लिंगराज मंदिर। और लिंगराज मंदिर देखने के बाद दोस्तों आ जाना है आपको नंदनकानन जू।
जू यदि पसंद है तो वहाँ एक से एक अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे जानवर होते हैं। शेर, चीता, बाघ, सफ़ेद शेर, ये सब तरह के विभिन्न प्रकार के शेर होते हैं। वहाँ पर बैटरी वाली कार भी मिल जाती है, तो वहाँ से आप अपना बुकिंग करके पूरा नंदनकानन जू साइट सीइंग कर सकते हैं। नंदनकानन जू घूमने के बाद उसी दिन दोस्तों आपको टिकट कराना है भुवनेश्वर से ही। हमेशा दोस्तों देखिए, हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप टिकट वापसी का करते हैं तो आपको हमेशा भुवनेश्वर से ही वापस आना है, क्योंकि इससे 2 फ़ायदे होते हैं कि एक बार दिन भर आपका साइट सीइंग भी हो गया, होटल की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। किसी भी आप होम टाउन से अपना आए हुए हैं वहाँ के लिए आपको भुवनेश्वर से ही टिकट वापसी का करना है, फिर रात्रि का करना है। 8 बजे, 9 बजे रात, 10 बजे रात का टिकट अपना बुक कर लीजिए और वापस आ जाइए। तो दोस्तों 2 रात 3 दिन का मैंने प्लान बताया दोस्तों, जो कि बहुत परफेक्ट है। और इसमें आप बिना किसी टूर पैकेज को बुक किए पूरी का प्लान बहुत सुंदर ढंग से बना सकते हैं। तो दोस्तों एक आदमी का इस पैकेज में ओवरऑल जो खर्चा आने वाला है वो 5 से 10 हज़ार के बीच में आने वाला है। ये था पूरी का बेस्ट प्लान। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं आपको इसी तरह का और भी वीडियो आपको दिखा सकूं।